हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेज में। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़े, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़े, मेल में भी और फीमेल में भी। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और पेनिस पढ़े थे। इसके अतिरिक्त इसमें एसेसरी सेक्स ग्लैंड पढ़े थे, जैसे सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कापर्स ग्लैंड ना। और किस प्रकार से सीमेन का निर्माण होता है ये भी पढ़े थे, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा किससे फॉर्म होते हैं? सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कापर्स ग्लैंड से ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे ना। तो हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है ना, प्रत्येक टेस्टिकुलर। और ये भी जानते हैं कि प्रत्येक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब की संख्या लगभग 250 होता है ना। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल उपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी आएगा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल उपस्थित होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कोलॉइडल जर्मिनल सेल या जर्मिनल एपिथेलियल सेल, कॉलमनर सर्टोलाइज सेल या नर्स सेल। ये जो सर्टोलाइज सेल है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सर्टोलाइज सेल ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के मध्य में इंटरस्टिशियल सेल उपस्थित होता है या उसको लेडिंग सेल भी कहते हैं। और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कोलॉइडल जर्मिनल सेल या जर्मिनल एपिथेलियल सेल, और दूसरा है कॉलमनर सर्टोलाइज सेल या नर्स सेल ना। तो जर्मिनल सेल जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जो जर्मिनल सेल होता है, जर्मिनल सेल के स्पर्मेटोजेनेसिस के क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। हम लोग वर्ड पढ़े हुए थे कि जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को टेस्टिस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, ये वर्ड पढ़े हुए हैं हम लोग। तो जर्मिनल सेल के स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो डिवीजन होता है इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, वर्ड याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जर्मिनल सेल के स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया द्वारा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होता है जर्मिनल सेल के द्वारा, उसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये पहला मतलब जर्मिनल सेल का कार्य। तथा सर्टोलाइज सेल शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है उनको पोषण, न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य कौन करता है? सर्टोलाइज सेल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब वर्ड। अब जो सर्टोलाइज सेल है वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने के अतिरिक्त क्षतिग्रसित मतलब डैमेज तथा डेथ हुए शुक्राणुओं को भक्षण करता है ना। क्षतिग्रसित तथा मरे हुए शुक्राणुओं का भक्षण करता है या उन्हें क्या करता है? नष्ट कर देता है ना। तो ये था हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हिस्ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है सीमेन को लेके, और या फिर आप कह सकते हैं स्पर्म को लेके। जैसे पहला केस है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया कहते किसे? जब सीमेन में स्पर्म एब्सेंट हो, शुक्राणु क्या हो? अनुपस्थित हो सीमेन में। हम लोग पढ़े हुए थे सीमेन का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा। और ये भी वर्ड पढ़े थे कि प्रत्येक एजुकेलेशन में लगभग 20 से 30 करोड़ स्पर्म एजुकेट होते हैं ना। तो वर्ड याद रखिएगा वो सब। एजोस्पर्मिया वर्ड किसे कहते हैं? जब सीमेन में स्पर्म क्या हो? एब्सेंट हो। और स्टेनोस्पर्मिया जब सीमेन में लो मोमेंट ऑफ स्पर्म, मतलब शुक्राणुओं की गतिशीलता क्या हो? कम। आपको एक वर्ड बताएं कि जो ओवा होते हैं ना, वो वही स्पर्म को अपने पास आने देते हैं या अपने अंदर जाने देते हैं जो स्पर्म शक्तिशाली होते हैं। कमजोर स्पर्म ओवा के पास तो पहुंच ही नहीं पाते, और अगर पहुंचते हैं तो ओवा उनको बाहर निकाल देता है। इसीलिए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता ना, जो बच्चे नहीं होते ना। और लास्ट है, बहुत सारे केस है, आएगा अभी हम बताते चलेंगे आपको ना। लास्ट है टेराइटोस्पर्मिया। अब ये टेराइटोस्पर्मिया किसे कहते हैं? जब सीमेन में एबनॉर्मल स्पर्म उपस्थित हो। एबनॉर्मल मतलब असामान्य प्रकार के स्पर्म उपस्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं? टेराइटोस्पर्मिया। तो ये तीनों केस इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन।
तो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन बोले तो एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरॉन। आप लोग जब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आप लोग टेस्टोस्टेरॉन लिखे होंगे ना। तो जो ये हार्मोन है इनका श्रावण और नियंत्रण कौन करते हैं? वो ग्लैंड करते हैं, ग्रंथियाँ। और अगर आप लोग इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़े होंगे, अंतःस्रावी ग्लैंड पढ़े होंगे, तो ये जो साइकिल बनाए हुए हैं ना मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का, ये साइकिल आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आप लोग नहीं पढ़ाया गया होगा और नर्वस सिस्टम, तो आप लोग के लिए ये साइकिल थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन है बहुत तगड़ा साइकिल, इंटरेस्टिंग साइकिल है ये ना। तो जो हार्मोन होते हैं उनको नियंत्रित कौन करते हैं और श्रावण कौन करते हैं? ग्रंथियाँ। इंडोक्राइन ग्लैंड होते कौन कौन से? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियाज एंड गोनाड्स ना, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण करता है, जबकि हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सुपर मास्टर ग्लैंड इसलिए क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण करता है, जबकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड पर अपना नियंत्रण करता है। इसका मतलब आप समझते हैं कि बगैर पिट्यूटरी ग्लैंड के अन्य ग्रंथियां कार्य नहीं करेंगे और बगैर हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी ग्लैंड कार्य नहीं करेगा ना। पिट्यूटरी ग्लैंड पर हाइपोथैलेमस का नियंत्रण होता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रहता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना। अब जो हाइपोथैलेमस है, इससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक होता है GnRH और एक होता है GnIH। GnRH को गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं और GnIH को गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। एक होता है रिलीज करने वाला और एक होता है छोड़ने वाला, हार्मोन छोड़ने वाला, और एक होता है हार्मोन को रोकने वाला। हार्मोन के स्रावण को छोड़ना और हार्मोन के स्रावण को रोकना। तो ये जो हाइपोथैलेमस है वो डायएन्सेफेलान के आधार भाग पर पाया जाता है ना। आप लोग सोचें, अब हाइपोथैलेमस को थोड़ा सा आपको बात बताते हैं, थोड़ा सा। हाइपोथैलेमस है, आप लोग क्या, जैसे आप लोग को कहीं इंस्टीट्यूट आप लोग जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या कि आप लोग इंस्टीट्यूट से आगे निकल गए हैं या फिर इंस्टीट्यूट से पहले ही रुक गए, जाते होंगे तो इंस्टीट्यूट पे ही रुकते होंगे, या फिर देरी होता होगा तो फास्ट चलते होंगे, नहीं तो टाइम पे निकलते होंगे तो स्लो चलते होंगे। वो सब किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस। जब तक आप लोग पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं तब तक हाइपोथैलेमस GnRH का श्रावण कर रहा है। जैसे ही आप लोग वहां पे रुकेंगे वैसे ही हाइपोथैलेमस किसका श्रावण करने लगेगा? GnIH का। इसी प्रकार आप लोग जब तक पढ़ रहे हैं उस वक्त हाइपोथैलेमस GnRH का श्रावण कर रहा है, आप लोग रोके, हमेशा ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है ना। तो अब इसको हम समझें, साइकिल समझें। जो हाइपोथैलेमस होता है वो GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का श्रावण करता है। ये न्यूरो हार्मोन होते हैं, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन न्यूरो हार्मोन होते हैं। और ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस के इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को FSH तथा LH के श्रावण के लिए प्रेरित करता है। एक बार और, जो हाइपोथैलेमस का GnRH होता है वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को FSH तथा LH, FSH को फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH को ICSH भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना। तो GnRH इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को FSH तथा LH के श्रावण के लिए प्रेरित करता है। अब ये FSH सर्टोलाइज सेल के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और LH इंटरस्टिशियल सेल के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। सर्टोलाइज सेल से किसका श्रावण होता है? ABP का श्रावण होता है, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जबकि इंटरस्टिशियल सेल से एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण होता है। एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन, नर जनन हार्मोन होता है। एंड्रोजन विसरण द्वारा, विसरण बोले तो डिफ्यूजन द्वारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाता है, जहां स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है, शुक्राणु जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। ABP सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एंड्रोजन की सांद्रता को बनाए रखता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एंड्रोजन की सांद्रता को मेंटेन करता है, मतलब बनाए रखता है ना। जो एंड्रोजन होते हैं वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को भी नियंत्रित करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे बॉयज में क्या, दाढ़ी, मूंछ और चेस्ट पे बाल कराना और प्यूबिक हेयर ना, तो ये सब को नियंत्रित करना, ये सब किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? एंड्रोजन के द्वारा ना। उसके बाद क्या होता है, लगातार शुक्राणु जनन की क्रिया से
अगला केस है, आप लोग लिख सकते हैं, लगातार शुक्राणु जनन की क्रिया से शुक्राणुओं का निर्माण अत्यधिक हो जाता है। अब जब शुक्राणुओं का अत्यधिक निर्माण हो जाएगा, मतलब लिमिट क्रॉस कर गया, तो उस टाइम पे जो सर्टोलाइज सेल होता है वो एक अन्य इनहिबिन हार्मोन, अवरोधक हार्मोन का स्रावण करता है। कब स्रावण करता है? जब एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन की क्रिया अत्यधिक हो जाता है, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण ज्यादा हो जाता है, तो सर्टोलाइज सेल इनहिबिन हार्मोन का स्रावण करता है और ये इनहिबिन हार्मोन हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक देता है। निगेटिव फीडबैक का अर्थ ये कि ये हाइपोथैलेमस को जाके बताता है कि भैया अब GnRH का स्रावण रोक दीजिए क्योंकि स्पर्म का निर्माण अत्यधिक हो गया है ना। तो अब वहां पे होता क्या है कि हाइपोथैलेमस क्या करेगा, GnRH का स्थान पे GnIH का स्रावण शुरू कर देगा। और GnIH का स्रावण जैसे होगा, GnIH का कार्य क्या है, वो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि आप FSH और LH के स्रावण को रोक दीजिए ना। और जो एंड्रोजन होता है, इसी प्रकार जो एंड्रोजन होता है, एक्सेस लेवल ऑफ एंड्रोजन, जब रक्त में एंड्रोजन हार्मोन की सांद्रता अत्यधिक हो जाता है तो इंटरस्टिशियल सेल भी हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को निगेटिव फीडबैक देते हैं ना। तो ये होता क्या है, जब ये निगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को देंगे तो हाइपोथैलेमस GnRH का स्थान पे GnIH का स्रावण करेगा। और जैसे ही GnIH का स्रावण हुआ, GnIH गोनाडोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन ना का स्रावण हुआ, तो वो इनहिबिटरी मतलब रोकने वाला, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहेगा, आप FSH और LH के स्रावण को रोक दीजिए। तो वहीं पे क्या होता है, प्रक्रिया रुक जाता है। अब फिर से अगर आपको सेक्स करने की उत्तेजना हुई, जागी, फिर से यही प्रक्रिया चलेगा। और जब तक उत्तेजना जगी रहेगी तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। और जैसे ही उत्तेजना कब थमेगी, जब इजैकुलेट होगा सीमेन, जब इजैकुलेट होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, साइकिल रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे GnIH हो जाएगा ना। आपको एक ठो वर्ड लिख लीजिएगा, FSH और LH को गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों हार्मोन किस पर कार्य करते हैं, गोनाड्स पे ना। तो ये क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त। अगला हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देख, अगला हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और ग्लैंड। तो ओविडक्ट इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, और यूटेरस फंडस बॉडी और सर्विक्स। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोले तो वुल्वा भी बोलते हैं उसको, इसमें मोनस प्यूबियस, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। और ग्लैंड में क्या, बार्थोलिन ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड। तो बारी बारी करके सबको देखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बनाए हुए हैं, तो जो किताब में स्ट्रक्चर है उसको भी हम डाल देंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा ना। तो ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये भाग, ये यूटेरस है ना, फंडस बॉडी और सर्विक्स। सर्विक्स बोले तो गर्भाशय ग्रीवा है ना, तो ये यूटेरस के भाग। और इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ये किसके, ओविडक्ट के। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं ना। अभी बारी बारी सबके कार्य भी हम लोग देखेंगे। ये क्या है, ओवरी। ओवरी बोले तो अंडाशय। तो अंडाशय यूटेरस से किसके द्वारा जुड़ा होता है, ओवरियन लिगामेंट द्वारा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो ओवरी होता है इसके द्वारा जुड़ा होता है, ओवरियन लिगामेंट द्वारा। अभी हम लोग जब ओवरी पढ़ेंगे तो उसमें भी हम आपको बताएंगे। जबकि जो ओवरी होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से किसके द्वारा जुड़ा होता है, ब्रॉड लिगामेंट द्वारा। ब्रॉड लिगामेंट बोले या फिर पेरिटोनियम लिगामेंट के द्वारा ना। ये हाइमेन, ये वजाइना और ये सर्वाइकल कैनाल। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो बारी बारी करके हम लोग सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओवरी, बोले तो अंडाशय। तो देखें, तो जो अंडाशय होते हैं वो फीमेल के पेल्विक रीजन पर एक जोड़ी पाए जाते हैं। संख्या में आप लोग 2 बोल सकते हैं ना, जो 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं ना। तो अंडाशय फीमेल पेल्विक रीजन पर एक जोड़ी पाए जाते हैं, जो जिनकी लंबाई लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। ओवरी यूटेरस से ओवरियन लिगामेंट, अभी हम लोग ये वर्ड पढ़े हुए हैं, ओवरी यूटेरस से ओवरियन लिगामेंट, जबकि एब्डोमिनल कैविटी से ब्रॉड लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। तथा ये ओवरी इन लिगामेंट से किसके द्वारा जुड़ा होता है, मीजोवेरियम द्वारा ना। तो ओवरी यूटेरस से ओवरियन लिगामेंट, एब्डोमिनल कैविटी से ब्रॉड लिगामेंट, जबकि ये ओवरी इन लिगामेंट से किसके द्वारा जुड़ा होता है, मीजोवेरियम द्वारा। अगला पॉइंट ओवरी का, ओवरी के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू का आवरण पाया जाता है तथा यह आवरण एपिथेलियल के अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। और ये ओवेरियन स्ट्रोमा 2 प्रकार के, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर बना रखे हैं।
मीजोवेरियम, पेरिफेरल कार्टेक्स, इनर मेडुला, ये किसके भाग होते हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा के, और ये क्या? एपिथेलियल ना। अभी हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे ओवरी का तो बहुत डिटेल में जाएंगे ना। अगला हम लोग देखेंगे ओविडक्ट। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी हिंदी में। तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका नुमा संरचना होती है जो 3 भागों में विभाजित होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। अभी आप लोग ओविडक्ट जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं तो उसमें आप देखें, आप लिखे होंगे इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ओविडक्ट के 3 पार्ट। एम्पुला सबसे चौड़ा भाग होता है, बोले तो ये एम्पुला सबसे चौड़ा भाग होता है, जबकि इन्फंडिबुलम से उंगली के समान फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे क्या बोलते हैं? फिम्बरी ना। और इस्थमस किस में जाके खुलता है? यूटेरस में, गर्भाशय में। तो ओविडक्ट का कौन सा भाग यूटेरस में खुलता है? इस्थमस। एक बार और देख लें, जो ओविडक्ट होते हैं या फैलोपियन ट्यूब, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका संरचना होती है जो 3 भागों में विभाजित होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। जो एम्पुला होता है इसका सबसे चौड़ा भाग होता है, और इन्फंडिबुलम से उंगली के समान संरचनाएं निकलती हैं जिसे क्या कहा जाता है? फिम्बरी ना। और इस्थमस किस में खुलता है? यूटेरस में। तो अगला हम लोग यूटेरस देखेंगे भी, जिसको हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं, तो देखें। तो अगला हम लोग देखेंगे यूटेरस। यूटेरस बोले तो गर्भाशय या वोम्ब, वोम्ब बोले तो बच्चेदानी ना, तो चाहे गर्भाशय बोल सकते हैं चाहे बच्चेदानी। तो इसका जो आकार होता है वो रिवर्स पियर, उल्टे नाशपत्ती के समान होता है। यूटेरस 3 भागों से मिलकर बना होता है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो इसके सर्विस भाग में एक कैविटी पाया जाता है जिसे सर्वाइकल कैविटी या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, और इस सर्वाइकल कैनाल में म्यूकोसा फोल्ड पाए जाते हैं। ये म्यूकोसा फोल्ड ना। तो यूटेरस उल्टे नाशपत्ती के समान होता है, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, फंडस, बॉडी और सर्विस। इसके सर्विक्स भाग में एक कैविटी पाया जाता है जिसे सर्वाइकल कैनाल या सर्वाइकल कैविटी कहते हैं, और इस सर्वाइकल कैनाल में म्यूकोसा फोल्ड पाया जाता है। उसके बाद अगला केस क्या? 3 लेयर ऑफ यूटेरस वॉल। यूटेरस के भित्तियों के 3 स्तर होते हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और इंडोमीट्रियम। जो सबसे बाहरी परत होता है यूटेरस का उसे बोलते हैं पेरीमीट्रियम, मध्य वाले को मायोमीट्रियम और सबसे अंदर वाले को इंडोमीट्रियम। तो पार्चुरेशन के समय मायोमीट्रियम में, पार्चुरेशन बोले तो प्रसव, अभी आगे और विस्तार में हम लोग देखेंगे ना। तो पार्चुरेशन के समय मायोमीट्रियम में तेज संकुचन होता है, अत्यधिक तेज संकुचन होता है। ये क्वेश्चन, ये वर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि पार्चुरेशन के समय इंडोमीट्रियम के यूटेरस के कौन से लेयर में अत्यधिक तेज संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ना, तो मायोमीट्रियम। और एमसी के दौरान इंडोमीट्रियम में साइक्लिक चेंजेस पाए जाते हैं। एमसी के दौरान इंडोमीट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होता है ना। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे वैजाइना। वैजाइना बोले तो योनि, जैसे पेनिस वैसे वैजाइना। पेनिस को क्या बोलते हैं? मेल कापुलेटरी आर्गन बोलते हैं, और वैजाइना को फीमेल कापुलेटरी आर्गन। तो ये वैजाइना क्या होता है? फीमेल कापुलेटरी आर्गन होता है। वैजाइना और सर्वाइकल कैनाल ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बर्थ कैनाल का। तो वैजाइना और सर्वाइकल कैनाल दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बर्थ कैनाल, बोले तो बच्चे देने वाले नली का निर्माण करते हैं। आप लोग को बता दें कि जो वैजाइना होता है वो पीरियड मार्ग मतलब एमसी, और क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल मतलब बच्चे देने वाले नली की भांति भी कार्य करता है ना, और कापुलेटरी आर्गन तो है ही। उसके बाद जो सर्विक्स किसका? यूटेरस का। सर्विक्स थोड़ा सा उभर कर एक लचीले पेशीय नलिका बनाता है जिसे क्या कहते हैं? वैजाइना। अभी हम स्ट्रक्चर डाल देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा ना। सर्विक्स थोड़ा सा उभर कर एक लचीली पेशीय नलिका बनाता है जिसे क्या कहते हैं? वैजाइना। और वैजाइना के भीतर मौजूद कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये इंपॉर्टेंट है। वैजाइना के भीतर स्थित कुछ जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? लैक्टिक एसिड में। तो वैजाइना में ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ना, बदल देता है, जिसके कारण वैजाइना का वातावरण कैसा हो जाता है? अम्लीय, बोले तो एसिडिक। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा ना। तो ये था वैजाइना। अगला हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया या वुल्वा। वह है जनन इंद्रिय
ना, एक्सटर्नल जेनाइटल मतलब जनन अंग के बाहर के भाग। तो ये स्ट्रक्चर आपको ये बनाए हुए हैं और जो बुक से होंगे उसको भी हम डाल देंगे स्ट्रक्चर, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसको जब बारी बारी करके भाई सब पढ़ेंगे ना तो आपको बेहतर क्लियर होएगा सब। तो ये प्यूबिस हेयर, मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और ये क्या, क्लाइटोरिस। अभी हम लोग जब वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ये सब वर्ड लिखे थे। देखिए एनस तक, एनस बोले तो गुदाद्वार के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, पेरिनियम रीजन। क्या बोलते हैं, पेरिनियम रीजन। उसके बाद ये क्या, वाजाइनल पोर, ये, और ये लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, सॉरी ये क्या, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, और ये क्या, लेजर, ग्रेटर मतलब बड़ा, लेजर बोलते हो छोटा, वेस्टिबुलर ग्लैंड। और ये इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। हम लोग बार्थोलिन ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड पढ़ेंगे फीमेल में ना। और उसके बाद क्या, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या, यूरिनरी पोर ना। बाकी ये सब क्या है, स्किन। तो बारी बारी करके हम लोग सबके बारे में देखेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनस प्यूबिस की, बारी बारी करके सबको देखेंगे। तो मोनस प्यूबिस जो होता है वो वुल्वा या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का सबसे ऊपर की तरफ पाया जाता है ना, सबसे ऊपर की तरफ। ये वसीय ऊतक का बना हुआ एक गद्दीनुमा संरचना होता है जिस पर प्यूबिस हेयर पाया जाता है। देखिए संरचना आप लोग जो बनाए उस स्ट्रक्चर को देख के अगर आप वर्ड पढ़ेंगे ना तो फिर आसान हो जाएगा पढ़ना ना। तो जो मोनस प्यूबिस होता है वो वुल्वा का सबसे ऊपर की तरफ पाया जाने वाला भाग होता है। ये वसीय ऊतक का बना हुआ गद्दीनुमा संरचना होता है जिस पर प्यूबिस हेयर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं ना। उसका दूसरा केस हम लोग देखेंगे लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा क्या, ये एक जोड़ी फोल्ड होता है। आप देखेंगे इसे जहाँ पे मोनस प्यूबिस खत्म हुए होंगे वहीं से इसे फोल्ड हुआ होगा। तो एक जोड़ी फोल्ड होते हैं जो मेल के स्क्रोटम बोले तो वृषण कोष के होमोलागस होते हैं। होमोलागस मतलब समझा दे ना। तो इसकी तुलना फीमेल के लेबिया मेजोरा की तुलना मेल के किसके साथ किया जाता है, स्क्रोटम के साथ। इनके बाहरी सतह पर सीबेशियस ग्लैंड, बाहरी सतह पर सीबेशियस ग्लैंड तथा हेयर पाए जाते हैं, परंतु आंतरिक सतह पर हेयर मतलब बाल अनुपस्थित होते हैं ना। उसके बाद अगला केस क्या, लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड ऊपर की ओर जहां मिलते हैं, आप देखेंगे जहां पे लेबिया मेजोरा खत्म हुआ होगा उसके अंदर वाला जो भाग होगा वो लेबिया माइनोरा होगा। तो ऐसे आप लोग स्ट्रक्चर बनाए होंगे। तो लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड ऊपर की ओर जहां मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस, और नीचे की ओर जहां मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉर्चिट। अब स्ट्रक्चर में शायद फॉर्चिट ना लिखे होंगे। तो लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड ऊपर की ओर जहां मिलते हैं उसको क्लाइटोरिस बोलते हैं और नीचे की ओर जहां मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉर्चिट। फॉर्चिट और एनस के बीच के स्थान को पेरिनियम रीजन कहते हैं, पेरिनियम क्षेत्र ना। और इस पेरिनियम क्षेत्र में मनुष्यों में इस पेरिनियम अधिकांश स्तनधारियों में इस पेरिनियम क्षेत्र में कोई भी ग्रंथि नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। परंतु कुछ स्तनधारी जैसे कैट बोले तो बिल्ली के पेरिनियम रीजन में पेरिनियल ग्लैंड पाया जाता है ना। एक बार वर्ड समझिएगा, फॉर्चिट तथा एनस के बीच के क्षेत्र को पेरिनियल रीजन कहते हैं और इस पेरिनियल रीजन में कोई भी ग्लैंड मतलब ग्रंथि नहीं पाया जाता। परंतु कुछ स्तनधारी जैसे बिल्ली में पेरिनियल ग्लैंड पाया जाता है। कहाँ, पेरिनियल रीजन में ना। तो पेरिनियल ग्लैंड पाया जाता है जो सिक्रिएट करता है हार्मोन का। वो हार्मोन कौन है, फेरामोन या इक्टो हार्मोन ना। तो कुछ स्तनधारी जैसे बिल्ली के पेरिनियल रीजन पर पेरिनियल ग्लैंड पाया जाता है जो फेरामोन या इक्टो हार्मोन का स्राव करता है और ये क्या करते हैं, अपोजिट सेक्स को आकर्षित करते हैं ना। अब देखें आप लोग जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं लेबिया माइनोरा का, तो लेबिया माइनोरा के बीच वाले स्थान को वेस्टिब्यूल कहते हैं। वर्ड लिख लीजिएगा, बीच वाले स्थान को वेस्टिब्यूल कहते हैं और वेस्टिब्यूल के ऊपर वाले छिद्र को यूरिनरी पोर, जबकि नीचे वाले छिद्र को वाजाइनल पोर कहते हैं। आप लोग देखें संरचना में लिखे होंगे ना। तो लेबिया माइनोरा के बीच वाले क्षेत्र को वेस्टिब्यूल कहते हैं और उसके ऊपर जो छिद्र पाया जाता है उसको यूरिनरी पोर और नीचे जो पाया जाता है उसको वाजाइनल पोर कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस जो होता है,
ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, छोटा संरचना होता है इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ, जो होमोलागस होता है मेल के पेनिस के क्या होमोलागस होता है ना। और अगला है हाइमेन। तो हाइमेन एक पतला झिल्ली नुमा आवरण होता है जो वैजाइनल पोर को आंशिक रूप से ढका रहता है। वैजाइनल पोर योनि छिद्र को आंशिक रूप से ढका होता है। प्रथम संभोग या कापुलेशन भी बोल सकते हैं, संभोग को क्या बोलते हैं, कापुलेशन के समय हाइमन नष्ट हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हाँ संभोग होगा तभी हाइमन नष्ट होगा। हाइमन खेलने कूदने से, महिलाओं के खेलने कूदने से, साइकिल चलाने से, एक्सेट्रा ना, अन्य कार्यों से भी क्या बोलते हैं हाइमन नष्ट हो सकता है। परंतु जो हाइमन होता है वो कभी कभी ऐसा होता है कि संभोग के बाद भी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए ना इस हाइमन को वर्जिनिटी का सूचक नहीं कहा जाता। वर्जिनिटी बोलते तो कौमार्य ना, तो याद रखिएगा प्रथम संभोग के समय हाइमन नष्ट हो जाता है। हाइमन नष्ट होने के और भी रीजन है, खेल कूद या साइकिल चलाना, बाइक चलाना एक्सेट्रा ना। और क्या बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रथम संभोग में हाइमन नष्ट हो जाए। अगर प्रथम संभोग में हाइमन नष्ट होता है तो इसको वर्जिनिटी का सूचक कहा जाता है। परंतु ऐसा कभी कभी होता है कि प्रथम संभोग के बाद भी हाइमन नष्ट नहीं होता है, इसलिए हाइमन को वर्जिनिटी का सूचक नहीं कहा जाता ना, कुंवारेपन का सूचक नहीं कहा जाता ना। तो अगला उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड। तो ग्लैंड दो ठो, मेमोरी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड। तो बार्थोलिन ग्लैंड देखें, बार्थोलिन ग्लैंड होमोलागस होता है मेल के किसके, कार्पस ग्लैंड के। जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है वो मेल के कार्पस ग्लैंड के होमोलागस होता है। कार्पस सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कार्पस ग्लैंड पढ़े थे ना, तो वही। उसके बाद ये बार्थोलिन ग्लैंड कितने प्रकार के, दो प्रकार के आप लोग देखें चित्र में जो स्ट्रक्चर बनाए उसमें बनाए होंगे, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड और ग्रेटर। लेजर मतलब छोटा और ग्रेटर मतलब बड़ा। तो सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड होते हैं वो उपस्थित होते हैं कहाँ, बोथ साइड ऑफ यूरिनरी पोर। यूरिनरी मतलब यूरिनरी पोर के दोनों तरफ स्थित होते हैं लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड। उसके बाद ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होते हैं वो बोथ साइड ऑफ वेजाइनल पोर, ये वेजाइनल पोर के दोनों तरफ उपस्थित होते हैं ना। तो अगला हम लोग बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड का। मेमोरी ग्लैंड के बाद फंक्शन देखेंगे ओवरी का, फॉलिकुलर स्टेज, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड फॉलिकुलर स्टेज देखेंगे। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कराएंगे मेल और फीमेल गैमेट का ना। तो ये आज के लेक्चर में बस यही। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब